नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज दो लोग काफी चर्चा में बने हुए हैं सुबह से, एक स्मृति ईरानी और दूसरी कंगना रनौत। ऐसा लग रहा है कि दोनों ने आपसी सांठगांठ करके और ये सोच लिया है कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस आज हम लोगों को देनी है। स्मृति ईरानी का एक पॉडकास्ट जो आज सुबह से काफी चल रहा है और उस पॉडकास्ट में स्मृति ईरानी ये कहती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी की जो राजनीति है वो अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं। सफेद टी शर्ट पहनकर युवाओं को कैसे अपने तरफ करना है वो उस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अब ये स्मृति ईरानी का रूप जो दिखा है वो पिछले 10 सालों में तो दिखा नहीं है कि स्मृति ईरानी इस तरीके से राहुल गांधी की तारीफ करती हुई नजर आई। अब ये इनकी मजबूरी है या फिर ये बीजेपी को कोई संदेश देती हुई नजर आ रही है। तो एक तो स्मृति ईरानी है जो कि अब मोदी जी के लिए राहुल गांधी की तारीफ करके और मुसीबत खड़ी कर रही है, और दूसरी तरफ हम कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। कंगना रनौत अपनी फिल्म की पब्लिसिटी करते करते मोदी जी को डुबोने के कार्यक्रम में उन्होंने उस कार्यक्रम को शुरू कर दिया है। लगातार वो इंटरव्यूज दे रही हैं। कभी इंटरव्यूज में वो बांग्लादेश जैसी सिचुएशन की बात करती हैं, कभी कभी वो बात करती हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो किसान थे वो रेपिस्ट थे, हत्यारे थे, वो इस तरीके की बात करती हैं। लगातार वो इंटरव्यूज दे रही हैं। कल भी उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए, उसमें राहुल गांधी को भी उन्होंने अनाप शनाप बोला और कहा कि राहुल गांधी इज अ मेस। आज उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कि वो जाति जनगणना को वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही है। ललन टॉप को दिया हुआ वो इंटरव्यू है और वो मानती ही नहीं है कि दलितों के लिए या जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। वो बार बार मोदी जी की रट लगा रही है कि देखिए मोदी जी ने ये 3 वर्ग बनाए थे, महिला, किसान और गरीब। तो उसके बारे में वो बातचीत करती हुई नजर आ रही है। तो अगर इस तरीके से बेतुकी बातें अगर कंगना रनौत करेंगी और स्मृति ईरानी अगर राहुल गांधी की तारीफ करने पर आ चुकी हैं, तो क्या मोदी जी को डुबोने का कार्यक्रम इन दोनों महिलाओं ने शुरू कर दिया है और पूरी गुजरात लॉबी का सफाया अब इन्हीं दोनों महिलाओं के हाथ से होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान हमारे स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं। गिरीश जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। अनिल सिन्हा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका भी स्वागत है। दीपक कबीर, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ है। दीपक, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा में गिरीश जोशी से शुरू करती हूँ कि गिरीश जोशी जी, क्या ये दोनों महिलाएं, चाहे वो कंगना रनौत हो चाहे स्मृति ईरानी हो, और दोनों के बारे में मैं अलग अलग आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर इनका एजेंडा क्या है। अब ये बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत और स्मृति ईरानी बीजेपी की ही नेता है, लेकिन मोदी जी को डुबोने का काम करना इन दोनों ने शुरू कर दिया है। जी गिरीश। नीलू जी, बेसिकली एक्ट्रेस हैं जिसको हम देसी भाषा में भांड बोलते हैं। ये वही भाषा बोलते हैं जो इनको या तो डायरेक्टर बोलते हैं या इनका प्रोड्यूसर बोलता है। तो ये जो बोल रही हैं उनके पीछे इनका क्या मंशा है? क्योंकि हर बात बोलने के बाद जेपी नड्डा को उनको बोला कि उनकी क्लास लेनी पड़ती है, तो ये फ्री फंड में छोड़ दिए गए हैं जो बोलने के लिए। इनको यही पता नहीं है पॉलिटिकल, क्योंकि इनका सब्जेक्ट नहीं है पॉलिटिकल। अभी एक बेसिक डिफरेंस आप देखिए कि जो नेता होता है उसकी फरमाइश पे पब्लिक लाई जाती है कि कौन सी पब्लिक तालियां बजाएगी, वो लाया करो। आज जो सिंगर का रिसेंट जो केस है रॉकी मित्तल का, वो पब्लिक की फरमाइश पे गाता है, तो उसको पब्लिक की फरमाइश समझ आ गई 24 घंटे में, तो उसने अपना मन बदल लिया और अभी उसके गाने भी बदल रहे। तो ये होता है पब्लिक रिएक्शन। और कंगना रनावत ने उतना ही नुकसान कर दिया जितना वो इन्होंने 404 वाली बात करके करी थी, कि आरएसएस को बोलना पड़ा था कि वो 404 वाली बात छोड़ दो, क्योंकि वो परकोलेट होके नीचे उसका बहुत बड़ा रिएक्शन जनरल पब्लिक में आ रहा था। अब इसने 2 स्टेटमेंट इतने डैमेजिंग कर दिए हैं कि अब शायद भाजपा उसको डैमेज कंट्रोल करना भी चाहे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी पहले ऑपोजिशन नहीं था ऐसी बातों को लपकने के लिए, लेकिन अब ऑपोजिशन बिल्कुल उस बातों को लपक लेता है। तो एक उन्होंने जो किसानों के बारे में बोल दिया, हरियाणा के इलेक्शन का उनको पता ही नहीं है कि सबसे ज्यादा वोटर वहां पे किसान है, अभी भी वो एलिगेशन कर रही हैं। और दुख की बात यह है कि इनका एनआईए और सीआईडी क्राइम ये सब क्या करा। जब उन्होंने बोला वहां पे आदमियों को मार के लटका दिया करते थे फार्मर्स एजिटेशन में, आदमी मर जाते थे, वहां पे रेप्स होते थे, तो उनका उसका एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए था गवर्नमेंट को बुला के, भाई वो किस बेस पे बोल रही है। इनको जो आएगा वो लूज टॉक करेंगी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर। एक ये गलती हो गई। उसके बाद समझाने के बाद जेपी नड्डा के पर इसने बहुत बड़ा बम छोड़ दिया कि जब उनको पूछा गया कि भाई ये वस्ती गिनती होगी या नहीं होगी कास्ट सेंसस, तो उन्होंने धड़ल्ले से मना कर दिया, कास्ट सेंसस करने का कोई हमारा इरादा ही नहीं। ये जो 2 चीजें डैमेज कर गई है वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन बदलने से भी ज्यादा डैमेज है, और इसका रिएक्शन इनकी समझ में आ रहा है।
लेकिन भाजपा की जो नीति रही है कि इसमें सबसे बड़ा पनिशमेंट ये होता है कि प्रधानमंत्री पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलेंगे कि मैं उनको मन से कभी माफ नहीं करूंगा, यह सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। तो ये भी मन से दोनों को माफ नहीं करेंगे। स्मृति ईरानी की पोजीशन तो क्या है कि वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रही है। उनको जो स्टेटस मिला था एकदम फर्स्ट टाइम में आके, उनको मिनिस्ट्रीशिप मिली, उनको छूट मिल गई, इतने तक उन्होंने अपने आप को लिबर्टी दिलवा दी थी कि वो किसी गरीब रिपोर्टर की नौकरी भी खा जाने का पसंद करती थी। उसके बाद भी शी हैड नो रिपेंटेशन। वो गरीब रिपोर्टर अपना काम कर रहा था, उसने आपका सवाल पूछ लिया, उसमें इतना सब आपको पावर दिखाने की क्या जरूरत है? तो ये कर्म भी तो इनको नड़ रहे हैं। इन्होंने जो जो काम किए हैं वो अब इनके खिलाफ आ रहे हैं। और दिक्कत ये हो रही है कि जैसे ही उन्होंने कुछ करेक्शन करने की कोशिश करी कि दूसरा कोई ये लूज बम आके फट जाता है और ये कर लेती है। अभी वो स्मृति ईरानी जो बोल रही है उसका एसेंट सोशल मीडिया बिल्कुल समझा रहा है कि वो बिल्कुल टॉन्ट में बोल रही है। उनको ऐसा कोई रातों रात राहुल गांधी से मोहब्बत नहीं हो गई, और हो भी गई है तो राहुल गांधी ऐसी तो औरतों को नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। तो व्हाट शी इज टॉकिंग, उन्होंने जो पहले बोला है उसका करेक्शन नहीं कर पाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से जो कर रही हैं ये बिल्कुल भाजपा का नुकसान करने जा रही हैं, और इसका करेक्शन मेरे ख्याल से अभी किसी भाजपा के नेता के पास नहीं होगा। जी जी। लेकिन अनिल जी, मैं अब आपके पास आती हूँ कि क्या मोदी जी की जो पकड़ है कंगना रनौत जैसे लीडर्स के ऊपर, क्या स्मृति ईरानी के लिए जैसे लीडर्स के ऊपर, क्या मोदी जी की पकड़ खत्म हो गई है? वो जमाना आप याद करिए कि मोदी जी की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होता था, कोई बोलता भी नहीं था, पार्टी में चू भी कोई नहीं करता था। आज स्मृति ईरानी एक एंगल पर नजर आ रही है, कंगना रनौत एक एंगल पर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो सेंट्रल कंट्रोलिंग यूनिट था वो बीजेपी का पूरा बिगड़ गया है। वो नहीं देंगी ये दोनों महिलाएं। ये समन्वय जो करने, कोऑर्डिनेशन जिसको आप कहते हैं, या जो कंट्रोल, सही कहा आपने, वो कंट्रोल अब उनका खत्म हो गया है। और ये आपको एक चीज में नहीं दिखाई देता। आप देखिए कि इतना मास्टरमाइंड वगैरह होने के बाद भी हरियाणा में आपको चुनाव के लिए चुना है, वहाँ के यूनिट कर रही है। इसका मतलब सेंट्रल यूनिट और जो प्रोविंशियल यूनिट थी उसमें कोई तालमेल नहीं था। ऐसे और अब मतलब एक उदाहरण नहीं, लगातार ऐसे उदाहरण है जिसमें आपको लग जाएगा कि डिसीजन मेकिंग का जो सेंट्रल अथॉरिटी था वो अब बहुत कमजोर हो गया है। और उसकी वजह से ये मतलब कि जो लोग, जैसे कंगना वाला ही है, कंगना वाला भी यही फेलियर दिखाता है कि आपका जो लाइन है उसको तय करके, एक होता है ना किसी का, आपने सही कहा कि कुछ समय पहले, मतलब 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले कम से कम, कोई भी आदमी कोई स्टेटमेंट देने के पहले 10 बार सोचता होगा, और उनको लगता होगा क्या कि कुछ भी बोलेंगे तो अमित शाह जी का क्या रिएक्शन होगा, उनको लगता होगा क्या कि मोदी जी इस पर क्या सोचेंगे। अब हमको लग रहा है कि वो जो सेंट्रल कमांड है वो अथॉरिटी खत्म हो गई है। दूसरा आप देखिए क्या कि ये जिसको आप कहते हैं क्या कि एक तरह से मतलब बिखराव की स्थिति, वो यहाँ भी दिखती है। अभी जैसे उन्होंने डिजिटल मीडिया पॉलिसी ले आए वो योगी, इसका मतलब है कि अमित मालवीय के आईटी सेल से अलग आईटी सेल बनाने का इंतजाम कर रहे हैं, वो पैसे अपना संघ का डाल करके। तो ये भी जो स्मृति ईरानी वाला भी जो स्टेटमेंट है वो इसी दिशा में। लेकिन मैं थोड़ा पॉलिटिकली देखूंगा। तंज, मैं सहमत हूं कि गिरीश जी से कि वो तंज कर रही थी और इनके खिलाफ ही बोलेंगी, लेकिन वो जो बोलना चाह रही थी वो एक मैसेज भी है सेंट्रल लीडरशिप को, जिसमें वो कह रही थी क्या, देखिए अभी इन्होंने क्या नैरेटिव बनाई थी कि राहुल गांधी बचकाने हैं, उसको वो रिफ्यूट कर रही है। उसको कह रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए, उनकी वो पॉलिटिक्स का एक डायरेक्शन है, वो बोल रही युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं, डिविसिव है वगैरह, जो भी वो बोल रही है, आरोप तो लगाएंगे वो उसी हिसाब से। लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप इनको हल्के में मत लीजिए, ये जो पॉलिटिक्स है ये पॉलिटिक्स है, ये कोई बचकानी बात नहीं है। तो ये एक तरह से जो मोदी की जो नैरेटिव अभी बनाई जा रही थी, जो कि अपने कहा, अनुराग ठाकुर ने जाति पूछ ली, उसके बाद उसको नरेंद्र मोदी जी ने उसको ट्वीट कर दिया, और वो बालक बुद्धि बोल चुके हैं। बालक बुद्धि वाला वो कई तरीके से उसको रखते रहते हैं अभी उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन उससे अलग जा करके स्मृति ईरानी ने ये कहा है, इसका मतलब ये इंडिकेशन भी है कि जो सेंट्रल लाइन है वो एग्जैक्टली वो नहीं फॉलो कर रही और संघ वगैरह का सहारा ले रही। अब तो अभी उनका देखिए, उनकी जो व्यक्तिगत उनका दर्द है वो भी समझना चाहिए। वो तो
मतलब कि एकदम सरहद पर जाके लड़ना जिसको कहते हैं, लड़ के मर जाना, वो मर गई। मतलब अमेठी में जो उनका हश्र हुआ, और शहादत के बाद कोई मरसिया नहीं गा रहा है। पूरा बीजेपी में कोई उनका नाम तक नहीं ले रहा है, उनको कुछ मदद भी नहीं। मान लिया कि आप हार का आए हैं, हार के मतलब कि शहीद होकर के आए हैं, तो आपका उस तरह स्वागत होना चाहिए ना। राहुल गांधी और गांधी परिवार से कट के मर गई हैं वो वहां जाके सरहद पे, और वहां उनको कोई हल्के सब कुछ ले ही नहीं रहा है। तो वो जो है वो रिवाइवल की कोशिश कर रही हैं। कंगना का प्रॉब्लम ये है कि कंगना को जितना डिजर्व नहीं, मतलब ये बोलना ठीक नहीं होगा, पॉलिटिक्स में वो डिजर्व नहीं करती हैं जो उनको मिल गया है। अब उसके बाद उनको लग रहा है कि हमको तो मंत्री पद क्यों नहीं मिला, बाकी चीज क्यों नहीं मिला, तो वो अब आगे बढ़ बढ़ के स्टेटमेंट दे रही हैं। उसमें वो उनका मतलब एक तरह से उन्हीं पे वार कर रही हैं। जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे रही हैं, उसका नुकसान किसको होना है? और नुकसान और फायदा पूछ करके नहीं हो रहा है। ये जो लीडरशिप के जो प्रॉब्लम आ गया है वो बहुत है। आप देखिएगा कि इवन प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार बयान दे दिया, उसका चुप बैठ गई। अच्छा, एक्शन भी हुआ। वो डिफेंस मिनिस्ट्री में के पार्लियामेंट्री कमेटी की मेंबर थी, लेकिन वो वहां से उनको ये किया गया, मतलब निकाल दिया गया। तो अब मतलब ये ताकत नहीं है कि आप एक्शन ले सकते हैं। दूसरा है कि आप सबको, एक जो होता था कि एक मैसेज चला गया, और वो मैसेज कई बार कहने की जरूरत नहीं होती थी, वो आपके मतलब जो हाव भाव है उससे हो जाता था। वो अब नहीं हो रहा है। तो लीडरशिप का ये हुआ है। एक इसको रिबेल के रूप में भी देखना चाहिए। एकदम नहीं समझना चाहिए कि वो भी पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनका सब कुछ। अब वो HRD मिनिस्टर रह चुकी हैं, सब कुछ हो गया, और अभी जीरो है। उनको पद भी नहीं दिया गया, राज्यसभा भी चला गया है, अभी कहीं कोई नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद यहाँ जो अभी आप सोचिए 5 साल पहले स्मृति ईरानी अगर इस तरह से अगर होता तो उनको कहीं एकोमोडेट किया जाता ना। किया भी गया पहले भी, लेकिन वो उनको नहीं किया गया। अभी उसके बाद प्रवक्ता भी नहीं है मेरे ख्याल में और पद अभी आने वाला ऑफिस बियरर्स उनके पदाधिकारी चुने जाएंगे, उसमें भी कहीं उनका कोई दिख नहीं रहा है। तो ये अब जो लीडर्स हैं वो अब अपनी अपनी चिंता करने लगे, और ये इसका मतलब ये है कि अब वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप पे, और वो नुकसान आप इतना देखिए, ये लोग इतनी दूर तक आए हैं, इतने कम अक्ल लोग नहीं है कि इनको इसका अर्थ नहीं मालूम है। वो जान करके डैमेज भी कर सकते हैं, ये भी समझिए। मतलब उनके कैपेबिलिटी को आप कम मत आंकिए। मतलब कोई इनोसेंस वगैरह नहीं है। वो लोग डिलिबरेटली भी कुछ ऐसा बोल दिया कि अब अपना आप लोग करते रहो, अपना मतलब स्यापा करते रहिए, रोते रहिए। और जो स्मृति ईरानी ने जो राहुल गांधी के ऊपर बयान दिया है, दीपक अब मैं आपके पास आऊंगी। जो बात अभी अनिल जी कह रहे थे और गिरीश जी, उसी का एक्सटेंशन भी है कि आज स्मृति ईरानी बिल्कुल डेजर्टेड फील कर रही हैं। उनको लग रहा है कि उनको पार्टी में कोई पूछ नहीं रहा है, और इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया कि भाई चलो रेलेवेंट बने रहेंगे, हेडलाइन बनेगी और राहुल गांधी की हम तारीफ कर देंगे तो हमारा एक बड़प्पन भी दिख जाएगा। क्योंकि उनको हमेशा सब अभी तक यही सोचते थे कि वो राहुल गांधी की हमेशा आलोचना करती हैं। लेकिन आज क्या उन्होंने एक मैच्योरिटी भी दिखाई है इस तरीके का बयान राहुल गांधी के बारे में बोलकर? क्या हम उसको एक मैच्योर बयान कहेंगे, या फिर जो एक जला फूका व्यक्ति होता है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो वो क्या करे बेचारा, स्थिति का मारा, तो क्या वो बयान है? और फिर उसके बाद मैं आपसे कंगना पे पूछूंगी। जी, पहले स्मृति पे। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। देखिए, दोनों ही पक्ष हो सकते हैं, और कहते हैं ना कि कुछ दिमागों में क्या चल रहा होता है ये सिर्फ वो दिमाग जानते हैं। तो बेहतर है कि मतलब दोनों पक्ष हो सकते हैं। एक ये भी हो सकता है कि स्मृति ईरानी को देखिए, जो स्मृति ईरानी अपने आप में कुछ भी नहीं थी, वो बहुत बड़ी अदाकारा भी नहीं थी, बहुत मशहूर ऐसा भी नहीं है कि फिल्म अभिनेत्री रही हो। वो सही समय पर आई, महत्वाकांक्षी महिला थी, और भारतीय जनता पार्टी के उभार के दौर में वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, और वो राजनीति के मार्फत अपनी थोड़ी ग्लैमरस छवि जो लेकर आई थी उसके मार्फत जल्दी पाना चाहती थी, और सही मौके पर आई। उस समय आमतौर पे लोग, फिल्मी दुनिया के बहुत पुराने लोग जो निकल चुके होते वही आते थे, और खासतौर पे एक महिला के रूप में जब सक्रिय राजनीति में आते हैं, और इसी जोश में वो इतनी जोशीली थी कि वो
खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बयानबाजी कर चुकी थी जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बहरहाल आगे उनको रियलाइज हुआ कि नरेंद्र मोदी बढ़ती हुई ताकत है और स्मृति ईरानी लगी रही और उनको राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया और पहले हारी और फिर दोबारा जीती। स्मृति ईरानी कहीं से चुनाव नहीं जीत सकती, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो जीत सकती थी बस। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी कुछ कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था, वो चुनाव लड़ी, वो जीती। उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा लाने के लिए किया। वो हार जाती तो कोई गम नहीं था, कोई बड़ा नेता दांव पे नहीं था। राहुल गांधी के खिलाफ लड़ने के लिए एक भीड़ जुटाऊ महिला चाहिए थी, जिसको लोग सीरियल से महिलाएं जानती हो, जिसको देखने की ख्वाहिश रखती हो, आमने सामने से छूना चाहती हो, यही उनकी उपयोगिता थी। लेकिन स्मृति ईरानी के मन में इससे बहुत कुछ ज्यादा था। उन बहुत वाचाल थी, बहुत झगड़ालू तरीके से अटेंशन सीकर थी। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को जैसे लगता है ना कि बहुत पारंगत राजनीति करते हुए इसको करना उसको चिल्लाना, उन्होंने मान लिया कि राहुल गांधी के सामने अकेला विपक्ष वही है और वो बिल्कुल खेल की तरह लेने लगी थी, जैसे जब चाहे चिल्लाएं जब चाहे वो। और एक महिला होने के नाते एक अलग उनको मिल भी जाता था। तो जिसकी वजह से स्मृति ईरानी को और सरकार ने भी मंत्रालय दिया, केंद्रीय मंत्री बनाया, दोनों बार बनाया गया। और दूसरी बात तो शिक्षा मंत्री थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिनके अंतर्गत ही रोहित वेमुला मरा है, शहीद हुआ है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए अफसोस होता है कि आप ठीक है, आप किसी को, मैं बार बार कहता हूँ कंगना रनावत तो या स्मृति ईरानी आप पद्मश्री दे दो, ये दे दो, लेकिन ये क्या होता है कि आपने जहाँ 550 सांसद चुन के आते वहां पे बैठा दिया, मंत्री बना दिया। उनकी भाषा आप देख रहे हैं कि मैं पेल रही थी और मुझे पेल दिया जाता पत्रकार, ये उनके वीडियो तैर रहे हैं, ये उनकी भाषा है जो भारत की उच्च शिक्षा को देख रही थी। आप उनकी अपनी डिग्री के बारे में तो सब जानते हैं कि वो डिग्री नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो अलग मसला है। बहरहाल स्मृति ईरानी चैप्टर क्लोज हो गया। भारतीय जनता पार्टी शिकस्त की ओर बढ़ रही है, इस बार डैमेज हुआ है, अगली बार इससे बुरा डैमेज होना है। मोदी डाउनफॉल पे हैं, ग्रेविटी लग चुकी है, अब उनको उभरना नहीं है। देश जब तक जुमलों से, जब तक झूठे स्लोगन से, जब तक एक सपनों की दुनिया में था, देश उनको जिता रहा था। वो सपने धीरे धीरे 10 साल के अंदर यथार्थ में लोगों ने देख लिए। महंगाई, टैक्स, बेरोजगारी, ये सब रियल इशू बन के आ गए। ऐसे में बिल्कुल तिनके की तरह चाहे स्मृति ईरानी होती चाहे जो होता उसका उड़ जाना था। इसीलिए अयोध्या से लेकर अमेठी और रायबरेली सब साफ होता चला गया। नरेंद्र मोदी बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा पाए। ये हालत है। सरकार बना ली है जोड़ तोड़ करके अपार पैसे के दम पे, लेकिन अदरवाइज ये डाउनफॉल शुरू हो चुका है। ऐसे में स्मृति ईरानी लोगों को तो सबसे पहले उड़ जाना चाहिए था, उड़ गए। अब भारतीय जनता पार्टी की फिक्र है कि नरेंद्र मोदी की इज्जत कैसे बचे, पूरा कार्यकाल कैसे चले, अमित शाह योगी का कंट्रोवर्सी कैसे दुरुस्त करी जाए, बाकी नेताओं को कैसे रखा जाए, नीतीश को, नायडू को कैसे हैंडल किया जाए। स्मृति ईरानी उस चिंता में कहां आएंगी। तो स्मृति ईरानी का चैप्टर हो गया क्लोज। अब वो नायिका नहीं बन सकती, केंद्रीय मंत्री होने के बाद वो दोबारा जो है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जा सकती, वो उस तरह के रोल नहीं कर पाएंगी। अब तो वो करेंगी क्या? तो उनकी पॉलिटिक्स भी खत्म, उनका कैरियर भी खत्म, और उनकी उम्र के हिसाब से वो सब कैरियर भी खत्म हो चुका है जो ग्लैमरस लाइफ होती है। तो अब बाकी के दिनों के लिए स्मृति ईरानी के पास कोई, और वो विचारधारा संगठन की पॉलिटिक्स में कभी थी नहीं, ना संगठन की पॉलिटिक्स में थी, ना विचारधारा की पॉलिटिक्स में थी, ना इस तरह के पूरा जो जिसके अंदर वो शामिल रह के दूसरे लोगों की तरह काम कर सकती। तो उनकी जो चेहरे मोहरे की पॉलिटिक्स थी, अगर वो खत्म हो गई तो या तो ऐसे टाइम पे जो नकलीपन वो कर रही थी, झगड़े कर रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, ये सब नकलीपन था और वो अच्छी तरह जानती थी ये नकलीपन है, ये झूठ है, ये चर्चा में बना रहने के लिए, ये सनसनी पैदा करने के लिए। तो अब अपने ड्राइंग रूम में अकेले बैठते हुए, शांत से बैठते हुए, या तो उनको वैराग्य हो रहा है, जैसा शमशान घाट पे लोगों को होने लगता है, जाते चाहे करोड़ों भ्रष्टाचार से निकल के आए हो, पर उनको लगता है सब मोह माया है, कोई फायदा नहीं, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का ये नहीं करना चाहिए, ऊपर वाले को हिसाब देना होता है। तो ये स्मृति ईरानी का रियलाइजेशन है। उनको लगा कि भाई हाँ, बेकार हम राहुल गांधी को इतना मैंने अपनी इमेज खराब कर दी, अच्छा तो है, क्योंकि दिल से स्मृति ईरानी को भी वो अच्छा लगता होगा। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। क्यों बुरा लगेगा भाई? आपको जब तक निहित स्वार्थ नहीं है, निहित फायदा नहीं है, एक कैरियर अप्रोच नहीं है, वरना बुरा क्यों लगेगा? आप
आपने कहा कि स्मृति ईरानी का तो चैप्टर क्लोज हो गया है, मैं अब कंगना की जो मूर्खतापूर्ण जो उनके बयान आ रहे हैं और उसका जो खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ेगा, उसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? खाली एक प्रेस विज्ञप्ति निकालने से तो बात नहीं बनेगी। और वो ऐसा भी नहीं कि वो एक प्रेस रिलीज से रुक रही हैं, वो रोज कुछ ना कुछ इंटरव्यू में ऐसा अनाप शनाप बोल रही है। आज वो ललन टॉप की जो एक क्लिप आई है, आज ही का वो इंटरव्यू है ललन टॉप का, उसमें वो जाति जनगणना के बारे में बोलना ही नहीं चाहती। वो मानती ही नहीं है कि दलितों को कोई अफर्मेटिव एक्शन दिया जाए। वो बार बार मोदी जी की रट लगा रही कि मोदी जी ने तो 3 वर्गों के बारे में कहा है, महिला, किसान और गरीब। इसके अलावा वो जानती ही नहीं है। उसमें कुछ उन्होंने गलत तथ्य भी बोल दिए। वो ललन टॉप का जो एंकर है वो उनको करेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी सांसदों का क्या करेंगे मोदी जी? देखिए नीलू, कंगना रनावत विपक्ष के लिए जैकपॉट है। कंगना रनावत तो हो सकता है अभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कह रहे हो कि ये विपक्ष का स्लीपर सेल है जो हमारे अंदर गुजर दिया गया, क्योंकि हाँ, ये मतलब वो बोलेंगी। अच्छा एक बात आइए, अगर कंगना रनावत, अभिनेत्री कंगना रनावत का बयान माना जाएगा या विपक्ष कहेगा भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनावत ने ये कहा, और भारतीय जनता पार्टी बार बार बयान जारी करेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये कंगना रनावत ने कहा है। कंगना रनावत हैं कौन? कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी की सांसद की हैसियत से बोल रही है कि एक्ट्रेस की हैसियत से बोल रही है, ये कैसे क्लियर होगा? और क्यों मान लेगी जनता? तो ये तो उनके गले की फांस है। अभी देखिए एक सर्कुलर निकलेगा अंदरूनी कि कंगना रनावत तुम नहीं बोलोगी। और बीजेपी, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी को इस तरह की आदत है, कुछ चेहरे जो पॉपुलर हो, भीड़ इकट्ठी कर सके और भारतीय जनता पार्टी के वोट उसमें जुड़ जाते हैं और वो ऐसी 10-12 सीटें मैनेज कर लेते हैं बिना मेहनत के। हेमा मालिनी हो गई, ये हो गई, इनका कोई काम नहीं। इनको मालूम भी नहीं कि हम मथुरा से लड़ने की आगरा से लड़ने, इनको पता भी नहीं होता आखिरी समय तक। अरुण गोविल को उठा लाएंगे, इनको उठा लाएंगे, उनको उठा लाएंगे। पूछिए धर्मेंद्र कहां से सांसद थे, क्या किया? सनी देओल कहां से थे, क्या किया? कभी पलट के गए नहीं। तो कंगना रनावत ऐसी ले आई गई। अच्छा जब आप बहुमत में आते हो तो 2-4 कंगना रनावत पढ़े हैं, 2-4 सनी देओल पढ़े हैं, 2-4 हेमा मालिनी पढ़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके फ्री के सांसद होते हैं भाई, सीट तो होती है। जब आपको पता चल गया, चुनाव के पहले थोड़ी मालूम था कि यह हालत होने जा रही है भाजपा की, अब आपको एक एक सीट की कीमत अदा करनी पड़ रही है और उसमें कंगना रनावत जैसे लोग आ गए हैं। आप पद्मश्री दो, पद्म भूषण दो, आप भारत रत्न दे दो, बतौर अभिनेत्री दे दो, चल जाएगा। लेकिन आपने सांसद बना दिया है भाई। इस देश में लाखों संघर्षरत आंदोलनकारी भारतीय जनता पार्टी के होंगे, पर आप कंगना रनावत को उठा के ले आते हो, तो आपको अब खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। आप भारतीय जनता पार्टी कैसे अलग कर जाएगी? हरियाणा का चुनाव हारना तय है, और हरियाणा का नहीं, आप किसानों को रेप का बयान दोगे, ये दोगे। और स्मृति ईरानी महत्वाकांक्षी थी। स्मृति ईरानी सोची समझी महत्वाकांक्षी राजनीति करती थी। कंगना रनावत के साथ दिक्कत है, वो खुद कहती हैं कि वो ड्रग एडिक्ट रही हैं, वो खुद कहती है वो डिप्रेशन का शिकार रही हैं। हो सकता है वो डिप्रेशन का मतलब है कि कई मानसिक विकार हो सकते हैं, उनको काउंसलिंग की जरूरत है। जिस तरह का वो बयान देती है, जिस तरह का उन्होंने बॉलीवुड के अंदर दुश्मनी मोल रखी है, किसी को कुछ कह देती हैं, कुछ भी हो सकता है, सिजोफ्रेनिक हो सकती है, उनको हमें नहीं मालूम क्या हो सकता है। लेकिन उनके बयान जिस तरीके से आते हैं, वो सांसद बनने के काबिल नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको पॉपुलैरिटी के चलते सांसद बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी को ओन करना पड़ेगा कंगना रनावत को। कंगना रनावत के हर बयान को भारतीय जनता पार्टी को ओन करना पड़ेगा, वो भाग नहीं सकती। और कंगना रनावत उनके लिए मुसीबत बनेंगी क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की जो शॉर्टकट पॉलिटिक्स है, जो अपॉलिटिकल लोगों को, जो नॉन पॉलिटिकल लोगों को सिर्फ चुनाव जिताने के लिए लाने की है, ये उसका सबक भी मिलना चाहिए उनको। आप ऐसे ही इस देश के किसानों का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप इस देश की महिलाओं को अपमानित नहीं कर सकते। मुझे लगता है तो ये भाजपा के लिए मुसीबत बनने जा रही है और बनेंगी। जी मेरे पास समय कम है, अब एक एक राउंड बहुत छोटे छोटे सवालों का जवाब मैं लेना चाहूंगी। गिरीश जी आपके पास आती हूँ कि क्या अब कंगना रनावत और स्मृति ईरानी के जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं या इंटरव्यूज आ रहे हैं, इसको देखकर क्या भाजपा में कोई एक नया विद्रोह पैदा होगा?
क्योंकि कई लीडर्स हैं, कौन कब तक चुप बैठेगा। एक प्रेस रिलीज निकालने से और कंगना रनौत को अगर बीजेपी बचा लेगी उससे तो बात बनेगी नहीं। और जिस तरीके के इंटरव्यूज स्मृति ईरानी दे रही है तो पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ मंथन तो होगा कि भाई लगाम अब कैसे लगाई जाए। अगर लगाम नहीं लगाई जाएगी और अगर बेलगाम हो जाएंगी स्मृति ईरानी और कंगना रनौत तो फिर मोदी जी को ही सारा डैमेज झेलना पड़ेगा। तो क्या पार्टी के अंदर इसको लेकर अब विद्रोह होगा इन दोनों महिलाओं को लेकर? बहुत संक्षेप में जवाब जी गिरीश जी। नहीं नीलू जी, लगाम लगाने वाली हैबिट इनमें है ही नहीं। तो नुपुर शर्मा पे लगा देते, विदुरी पे लगा देते, इनको इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने जो मैसेज देना था वो दे दिया। अब हम लगता है कि स्मृति को और इनको जनता का मैसेज दे दें कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में और पॉलिटिक्स में ये फर्क होता है। एकता कपूर ने तो तुमको बहू में से सास बना दिया, आते ही पॉलिटिक्स में तो आपको बीजेपी ने सास में से बहू बना दिया, मैके भेज दिया और मेंटेनेंस भी नहीं दिया। तो ये सबका काम नहीं है। आप जो वहां बोल रहे हैं यहाँ बोल रहे हैं, ये फर्क है। और ये हालत हो गई कि आप ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे, क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये साउथ की फॉर्मूला शायद फॉलो करने गए, लेकिन ये भूल गए कि साउथ का जो भी हीरो है उसका पब्लिक के साथ इतना कॉन्टेक्ट होता है, इतने सारे वेलफेयर के वो काम चलाते हैं, वो पैसा खर्चा करते हैं। आपने यहाँ पे फ्री फंड के लेके आए थे एक्टर, तो अब भुगतो, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं। तो ये करेक्शन भी नहीं करेंगे और ये मेरे ख्याल से अब छोड़ दें, क्योंकि उनको और बहुत बड़े मसले सुलझाने के बाकी है। जी बिल्कुल। अनिल जी क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में और ये किस तरह से बीजेपी को और मोदी जी को ले डूबेंगी? बहुत संक्षेप में जवाब। बहुत संक्षेप। नहीं, लेकिन मैं पैटर्न देखता हूँ। देखिए, इन लोगों को लाया गया था कि बीजेपी की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, चाहे राइट विंग की पॉलिटिक्स हो या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हो, वो एक पॉलिटिकल उनका एक ये था, मतलब ग्राउंड था पॉलिटिकल, उसका एक मतलब वोकेबुलरी थी, उसको खत्म करना था। और उनको और ये एक लार्जर कंस्पिरेसी भी थी कि जो लोकतंत्र में इस तरह का है लुम्पेनिज्म, जिसको लंपटगिरी कहते हैं हिंदी में, वो उसको रिप्लेस करना है जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है। आप देखे नहीं, मुरली मनोहर जोशी, ये आडवाणी और उनके तरीके के कई लोग बाहर कर दिए गए, पढ़े लिखे लोगों को बाहर करके ऐसे लोगों को लाया गया जो कि बदजुबान हो। अभी अनुराग ठाकुर इसी वजह से टिका हुआ है, नहीं तो बाकी लोग उनके तरह के जो लोग थे वो सब बाहर हो गए मेन स्ट्रीम से, कई लोगों को टिकट भी नहीं दिया। तो ये एक जो सब उनका चल रहा था कि एक रिप्लेस करना लुम्पन एलिमेंट का, बदजुबान और इन लोगों का, वो उसी के तहत ये लोग लाए गए थे। ये लोग कोई मतलब अनायास नहीं आ गए। अब है क्या कि वो पॉलिटिक्स चल नहीं रही है। अब राहुल गांधी के खिलाफ अगर आप गाली देंगे तो ना सोशल मीडिया में कोई एक्सेप्ट करने वाला है, अन्य लोगों पर कोई उसका अच्छा असर होगा और आपकी जाएगी। तो ये उन्होंने देख लिया है कि स्थिति अब खराब, अब अलग है। अब कंगना वगैरह का क्या है कि यही उनका ओरिजिनल है, तो आखिरकार उससे वो अलग नहीं जा सकती। लेकिन वो मेथड चलेगा नहीं, ये रियलाइजेशन उनको अभी है नहीं। अब इनको बीजेपी को दिक्कत है कि वो पॉलिटिक्स जब गायब हो गई, उस तरह की पॉलिटिक्स, तो आप उसको रिवाइव कर नहीं सकते। तो अब ये सब तो झेलना होगा उनको। ठीक है दीपक, अंत में क्या कहेंगे इन दोनों के बारे में, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी और मोदी जी और बीजेपी? जी अंत में क्या कहेंगे? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप। मतलब मुझे क्या देखिए, स्मृति ईरानी के बारे में कुछ कहना नहीं है। वो अगर वास्तव में लोकतांत्रिक, अपने आप को, एक बात सही है, वो अपनी इमेज को गंभीर बनाए रखना चाहती हैं। वो चाहती है कि उनको सीरियस पॉलिटिशियन माना जाए, जो अब तक नहीं माना जाता था। तो ये एक अच्छा कदम है, भले विपक्ष में रहें पर सीरियस पॉलिटिशियन रहे। कंगना रनावत के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड को फैसला करना होगा, या तो वो निजात पाएंगे या उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग करें कि राजनीति है क्या, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। जिस महिला को फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ना मालूम हो, जिस महिला को फ्रीडम मूवमेंट के बारे में ना मालूम हो, आप उसको संसद में बैठा देंगे तो ये सब तो झेलना पड़ेगा। लेकिन ये एक तरीके से अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के बैंक्रप्सी, जो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, उसको सामने आना चाहिए कि जुमलों से, नारे से, चिढ़ाने वाली बातों से सरकारें नहीं चलती। सरकार विकास से चलती है, सरकार नीतियों से चलती है, सरकार लोकतंत्र से चलती है। और ये चारों स्टेट के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को बस सीरियसली सीखना पड़ेगा। ये जो हरियाणा और झारखंड और कश्मीर और उसकी हार होने जा रही है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा कि शायद ये राजनीति खत्म हो चुकी है अब, और अब हमें सीरियस तरीके से लेना पड़ेगा। ये जो प्रोजेक्ट करके करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके विपक्षी नेताओं की इमेज को डैमेज करके झूठ बोल के जो राजनीति करी है, उसके दिन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जनता को रियलाइज हो गया कि वो सब झूठ था। जी बिल्कुल।
चलिए अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है कंगना रनौत और स्मृति ईरानी का। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।